कैसे सोचा कि पॉलिटिक्स में आऊँगा? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी कुछ उसी तरीके से फिर ठीक आने है। वाले समय में हुआ, जिसकी हुँ, वजह से फिर पॉलिटिक्स में डाइवर्जन हुआ। लेकिन एक ही टेन्योर में प्रधान जी को ये समझ में आ गया कि ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है। मुझे एक एक हमेशा से फीलिंग होती थी कि जो परिवार का स्टेटस था और जिस मकसद के साथ राजनीति में आए थे, हुँ। उसमें अगर आप विधायक भी नहीं बन पाए तो फिर आप फेलियर हो गए। आपको लगता है कि डेवलपमेंट पे वोट पड़ती है इस देश में? देखिए, एक बार ज़रूर पड़ती है, लेकिन यहाँ जो विश्वास हुआ, वो विश्वासघात आज महसूस लोगों को होने लगा। हमसे 13 में या तो मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि गलती हुई कि हमने इनकी सरकार को चलने का मौका दिया। बनवाई आप लोगों ने पहली बार तो? उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हुँ, 2015 में हम पूरी तरीके से साफ हो गए। हुँ, वो कब इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी की रैली बन गई, हुँ। क्योंकि ये लोग सरकार में थे। मैं बताऊँ कब बन गई? जब सुनीता केजरीवाल के बराबर में जाके सोनिया गांधी बैठी तब बन गई, ये वही लवली जी थे जो सबसे ज़्यादा उसके समर्थक थे। कि जाना चाहिए। जाना चाहिए। हुँ, अध्यक्ष का अपना अलग रोल होता है, उसकी असेसमेंट को ज़्यादा वजन दिया जाता है, जबकि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी वो उसके खिलाफ थी। हुँ, अगर आम आदमी पार्टी को हराना है तो ज़रूरी है कि केजरीवाल जी को हराया जाए, हुँ। ज़रूरी है मनीष सिसोदिया को हराया जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी हरा सकती है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस हरा सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ स्ट्रांगली चुनाव लड़ रही है ताकि इनको बाहर किया जाए, आम आदमी पार्टी को। और जब पंजाब का चुनाव आएगा तो फिर पंजाब में बीजेपी भी कांग्रेस की मदद करेगी। देखिए, इंटरेस्टिंगली भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, पूरी गरीबी मिटाने का तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि गरीब को ही मिटा नहीं लगा पा रहे। लगभग 3000 झुग्गियाँ इस 5 महीने में तोड़ दी इन्होंने। हम्म, 15,000 लोगों को बेघर कर दिया। हमारा फेलियर मैं मान सकता हूँ कि हम सबको पक्का मकान उस समय नहीं दे पाए। साल बीतने के बाद भी एक चाबी उस आम आदमी पार्टी जो ये कहती थी कि हम गरीबों की पार्टी हैं, हम उनको अमीर बनाएंगे, हम उनको हक देंगे, उन्होंने नहीं दिया। वाकई में झूठ बोलने का, किसी को बहकाकर किसी की वोट चोरी करने का। एक तो बीजेपी वो वोट करती है चोरी, हम्म, जिसमें इलेक्शन कमीशन को यूज़ करती है। ये तो अपनी ज़ुबान से चोरी कर ले जाते हैं। आज लाखों लाख, ये जो 40, 50, 60 की बात कर रहे हैं और जो 62 लाख। कहने नहीं, वो तो कह रहे हैं 62, हाँ, हम्म, वो तो कह रहे हैं, हम्म, लेकिन वो उससे कई गुना गाड़ियां दिल्ली से उठा ली गई। जो शायद ओबीसी नहीं थे, वो भी अपने आप को ओबीसी क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। तो ये ताकत है राहुल गांधी जी की। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज के हमारे मेहमान हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की। उसके बाद पहली बार दिल्ली में पार्षद बने और दूसरी बार भी पार्षद बने, लेकिन उसके तुरंत 1 साल के बाद में विधानसभा का चुनाव आया और दिल्ली में विधायक चुन के आए। चलते गए, उसके बाद दूसरी बार विधायक बने, लेकिन एक एक समय ऐसा आया कि जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ और कांग्रेस पार्टी जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिव का पद मिला, राजस्थान के प्रभारी रहे, लेकिन उनके काम को देखते हुए पार्टी ने उन्हें फिर इंडिपेंडेंट चार्ज उत्तराखंड का प्रभारी बनाया। वो आगे बढ़े, वहाँ पे चुनाव हुआ और उसके बाद पंजाब का इंडिपेंडेंट इंचार्ज बनाया और अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू, आपने समय दिया। और शुरुआत वहीं से करूं जहां से हुई थी, मतलब छात्र राजनीति, बिल्कुल, बिल्कुल। कॉलेज के प्रेसिडेंट। कैसे सोचा कि पॉलिटिक्स में आऊँगा? कुछ पारिवारिक ब्लेसिंग्स थी, या जैसा कहते हैं कि नेपोटिज्म राजनीति में होता है, या फिर खुद से ही आप आ गए? नहीं, मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि परिवार में सामाजिक एक माहौल शुरू से था हुँ, और शुरू से ये भी था कि गांव में पले बड़े, वहीं पैदा हुए, वहीं खेले कूदे, वही आइस पाइस खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, वो सब चीज़ें तो करते ही करते थे। लेकिन शुरू से ही दादाजी जो हमारे थे, उनका एक अच्छा सामाजिक दायरा था हुँ, और उस सामाजिक दायरे में रहते हुए कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े जो गुण थे, वहाँ से ट्रांसफ़र ज़रूर हुए। हुँ,
जिसके बाद पिताजी आए, पिताजी भी बिजनेस में थे, कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि समीकरण ऐसे बनते हैं। गांव में प्रधान होते थे, तो प्रधान एक हमारे अपने ही परिवार के लोग थे, लेकिन लंबे समय से प्रधान हो रहे थे। किसी ने कह दिया कि इनको चेंज कर लो। अच्छा। तो चेंज करते तो उन्होंने कहा कि वो गांव में कहावत होती है कि भाई ये तो हमारे ब्याह है क्या। तो प्रधान जी ने कह दिया गया, तो भाई प्रधानी तो हमारे यहाँ ब्याह ही गई। हाँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी कुछ उसी तरीके से फिर ठीक आने है। वाले समय में हुआ, जिसकी वजह से फिर पॉलिटिक्स में डाइवर्जन हुआ। तो हमारे दादाजी ने कहा तो फिर चाला कर लेंगे हम भाई। तो हमारे हाँ, आप तो गांव से रिलेट हाँ, मैं करते हैं तो जानता आप हूँ। समझ सकते हैं हाँ, कि चाला कर लाए फिर। हाँ, तो मेरे फादर जो है वो गांव के प्रधान बन गए, ठीक। और वो लास्ट प्रधान हुए, हाँ, क्योंकि उसके बाद अर्बनाइज हो गया विलेज। समयपुर गांव है, समयपुर बिल्कुल समयपुर बादली जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कॉन्स्टेंसी, है, हाँ। उसी में समयपुर गांव, छोटा सा गांव है हम्म, लेकिन समृद्ध गांव है। शुरू से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया 70s में, अर्ली 70s में, तो अर्बनाइज विलेज हो गया। और उसके पश्चात लगातार जो फादर साहब थे वो महेंद्र प्रधान जी हो गए, परमानेंट प्रधान जी। अब इसी तरीके से चल रहा था, फिर भी प्रधानी खत्म हो गई, अपना काम धंधा चल रहा था। इसी प्रकार से फिर एक हमारे परिवार से हमने एक उस समय काउंसलर होते थे, और तो चुनाव होते नहीं थे 70s में। 70s में चुनाव हुए, 83 में, उसके बाद दोबारा से हुए 83 में। वहाँ फिर एक्सीडेंट इसी तरीके का हो गया। वो क्या था? जिनको बनाया था परिवार के आदमी थे, हाँ, लेकिन वही उल्टा कुछ नुकसान पे आ गए। अच्छा। तो वहाँ से फिर एक बात हो गई कि भाई ठीक है, आगे तो तुम नहीं बन पाओगे। सामाजिक इस दौरान लगातार चलता रहता था, मतलब कोई सामाजिक काम हुआ, धर्म का काम हुआ, वो गांव में जैसे होता है कि प्रतिष्ठित परिवार थे तो चल ही रहा था। प्रधान जी फिर काउंसलर हो गए। अच्छा, ये कब की बात है? ये 97 में, 83 के बाद आपको याद होगा 97 में ही चुनाव हुए थे। 98 में विधानसभा बनी, लेकिन उससे पहले कॉरपोरेशन के मेंबर ही होते थे। तो 97 में प्रधान जी जो है वो काउंसलर हो गए। हालांकि टैग वो प्रधानी वाला ही रहता है, वो वन तो से कभी प्रधान ऑलवेज प्रधान। होता ही है। लेकिन एक ही टेन्योर में प्रधान जी को ये समझ में आ गया कि ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है। राजनीति जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम समाज के लिए काम करते हैं, उस लिहाज से कुछ नहीं है। तो उन्होंने पहले टर्म के बाद ही कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब साहब दबाव हो, क्योंकि परिवार में उनके पीछे हम ही काम थोड़ा सामाजिक देखते थे, उनका पॉलिटिकल भी। अब घर में चुनाव हो तो घर का बड़ा तो नेचुरल सी बात है, इन्वॉल्व होगा ही होगा। अच्छा, वो चुनाव भी इंटरेस्टिंग हुआ था। प्रधान जी के जो मेरे फादर साहब के जो बिजनेस पार्टनर थे, बचपन के दोस्त थे, वो चुनाव उनके सामने खड़े हो गए थे। अच्छा, इंडिपेंडेंट। तो नेचुरल सी बात है, जो पर्सनल रिलेशंस थे उनमें डिवीजन हुआ। अब वो लोग जो मेरे फादर के साथ खड़े हुए थे, वो आके प्रधान जी को बोले ऐसे कैसे आप पॉलिटिक्स से निकल जाओ सकते हो। हाँ। क्योंकि हमने तो आपके चक्कर में उनसे दुश्मनी मोल ले ली, और आप तो ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन प्रधान जी तो प्रधान जी थे, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो लड़ूंगा। जुबान दे दी। कह दिया तो कह दिया। तो वहीं से फिर ये तय हुआ कि भाई देवेंद्र को हमें दे दीजिए। अच्छा, ये सामाजिक हैं, थोड़ा मिलते जुलते हैं, सबके साथ वो रहता है। खैर साहब, हम 2002 में कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ गए। उस समय एक विधानसभा में 2 ही कॉरपोरेशन हुआ करती थी। अच्छा, तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द विधानसभा यूज्ड टू रिप्रेजेंट। मेरे फादर ने भी उतना ही रिप्रेजेंट किया था। 2003 में मन भी हुआ कि प्रमोशन पा लें और विधानसभा लड़ लें, क्योंकि पिछले 3 बार से 93 में पहली बार चुनाव हुए, 93, 98 के बाद 2 बार लगातार वो जीत चुके थे बीजेपी।
तो और कोई क्लेमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मौका नहीं मिला। खैर 2007 आते आते हमें भी एहसास होने लगा कि भाई ये तो आप 2002 में पार्षद हो गए? 2002 में पार्षद हो गए थे। ठीक है, तो 2007 आते आते हमें भी ये लगा कि भाई तो ये विधायक तो बनना है। ये तो कुछ जम नहीं रहा। और हमने भी कुछ कुछ मन ऐसा किया कि नहीं, सीधा विधानसभा ही लड़ेंगे, किसी कॉरपोरेशन लड़ा देते हैं, कोई और साथी मौका देंगे किसी और को भी लड़ने का। लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं, वहाँ के गांव के जो लोग हमारे सामने लड़े थे, बोले इस बार देखते, अब तो भाग गया। खैर दोबारा तय किया कि भाई ठीक है, टिकट भी लेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। तो 2007 में दोबारा कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, फिर जीत गए आप? फिर दोबारा जीत गए, अच्छे मार्जिन से जीत गए। 2008 में विधानसभा जाने का मौका मिल गया। नहीं, ये कैसे तय किया कि 8 में विधानसभा लड़ूंगा? नहीं, पार्टी ने देखिए, कहा? कहीं ना कहीं मुझे एक एक हमेशा से फीलिंग होती थी कि जो परिवार का स्टेटस था और जिस मकसद के साथ राजनीति में आए थे, उसमें अगर आप विधायक भी नहीं बन पाए तो फिर आप फेलियर हो गए। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक वो ज़रूर था, जहाँ सामाजिक वो करना था वो तो ठीक था, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रहा था विधायक कि बनूंगा। विधायक तो कम से कम बनना चाहिए। लिहाजा 2008 का चुनाव लड़े, फ्रेश डिलिमिटेशन हुई थी, हालांकि नया काफ़ी एरिया जुड़ा था। मेरा तो सिर्फ 40% एरिया था, 60% नया जुड़ा था। लेकिन क्योंकि 2002 से 7 और 8 के बीच में हमने सामाजिक काम, डेवलपमेंटल काम वहाँ क्षेत्र में इतने हो गए कि एक इमेज बहुत अच्छी उभर के आई। और जो एरिया हमेशा कांग्रेस के विरोध में होता था वो जुड़ा था, लेकिन उन्होंने हमें अच्छे वोट से जीतने का मौका मिला। उस समय याद कीजिए, बीएसपी भी एक फोर्स हो के आई थी 2008 में। तो 2008 में वो भी चुनाव लड़े थे। पैसे भी उस समय बहुत खर्च करने वाले कैंडिडेट बीएसपी ने ढूंढे थे। मायावती जी भी यही कर रही थी कि भाई किसी तरीके से अपनी जो है पैर दिल्ली में जमाया जाए। तो और वोट काटनी थी कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगभग 15,000 वोटों से जीत गए। उस समय जीत गया। मौका मिला सरकार का हिस्सा बनने का, शीला जी सरकार में थी, और उसी की वजह से एरिया जो था ये सारा एक ऐसा एरिया मेरे हिस्से आया था 2008 में, जो पुरानी विधानसभा में भी नेग्लेक्टेड था और जो नया जो जुड़ा था वो भी नेग्लेक्टेड एरिया था। तो सारा अनऑथराइज कॉलोनीज, जे क्लस्टर, 5 गांव थे, गांव भी बिल्कुल नेग्लेक्टेड, गांव की गलियां नहीं, रोड नहीं, पानी नहीं। आप कहने के लिए तो हम दिल्ली में थे, लेकिन ना सीवेज की व्यवस्था, ना वहाँ पर जो साफ पानी की व्यवस्था, ना रोड्स की, ना हॉस्पिटल की, ना कम्युनिटी सेंटर्स की, ना स्कूल्स की। तो बड़ा नेग्लेक्टेड सा एरिया मिला था। लेकिन सरकार में आने के बाद और जिस तरीके की राजनीति शीला जी कर रही थी, एक डेवलपमेंटल मैंने महसूस किया उनके अंदर। दर्द थी, पीड़ा थी कि किसी तरीके से दिल्ली को बेहतर बनाना है। और उस समय हमें काम करने का मौका भी मिला। आप बस प्रोजेक्ट लेकर आइए, आप काम बताइए, और काम होते थे। एलजी साहब तंग नहीं करते थे? भले ही देखिए बीच में सरकार, आपको भी ध्यान है कि इनकी रही 2004 से पहले वाली जो सरकार थी, उस समय शीला जी ने काम किया था। अटल जी के टाइम पे? अटल जी के टाइम पे कोई ऐसी परेशानी नहीं आती थी, छोटी चीज़ें होती थी तो वो आपस में सेटल हो जाती थी। कुल मिला के एक बेहतर सरकार को के अंदर मौका मिला और हमने अपने क्षेत्र को एक अच्छा मॉडल के रूप में डेवलप करना शुरू। फिर 2013 में आप सेकंड टाइम विधायक बने। 2013 में दोबारा चुनाव हुआ और उसी टाइम पे अन्ना आंदोलन चल रहा था। अन्ना आंदोलन के बाद उसी टाइम पे हुआ ना ये? जी जी जी। उस वक्त कितना मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत माहौल जो है ना वो बहुत ख़राब था। एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई थी, निर्भया कांड था, कॉमनवेल्थ गेम्स के आरोप थे घोटाले के, नो डाउट, और बहुत भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी सेंटर के खिलाफ भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भी और शीला जी के खिलाफ भी।
तो उस वक्त आप चुनाव जीते तो वो ये चमत्कार कैसे हुआ था, क्योंकि बहुत कम लोग जीते थे? पहले आपको कहा ना कि 2008 में जब हमारी सरकार बनी और सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला, नेग्लेक्टेड एरिया था, तो वहाँ के चाहे वो सीवेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल्स हों, रोड्स हों, वो सब, इसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी की है, राशन कार्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट उस समय ज़रूरत थी लोगों की, गरीब आदमी, मेरे जैसे मैंने कहा रिसेटलमेंट कॉलोनी का हिस्सा थी, तो वो जो डेवलपमेंट का काम किया और जो लोगों से इस साथ अटैचमेंट रही, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 2013 में जहां सब लोग चुनाव हार रहे थे, मैं पिछले वाले टैली से और आगे बढ़ के 25,000 वोटों से जीता। 8 वाला चुनाव भले ही 15,000 से जीता, लेकिन ये 25,000 वोटों से जीता, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद दिख रही थी, लोगों को ये लग रहा था। आपको लगता है कि डेवलपमेंट पे वोट पड़ती है इस देश में? देखिए, एक बार जरूर पड़ती है, अच्छा, दूसरी और बार मैं कहता हूँ एक बार वो हमें पड़ी, 13 में पड़ी। 13 में पड़ी। और डेवलपमेंट के साथ साथ देखिए, राजनीति बड़ी टेढ़ी काम है, चुनाव सबसे उसके भी ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, किस तरीके से डील कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट का काम हुआ कि नहीं हुआ, उनकी पर्सनल ईगो सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, आपने नेगेटिव राजनीति कितनी की, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और कहीं ना कहीं 13 में मुझे खुशी है कि जब सब चीज़ें हार रही थी तो मैंने कहा 25,000 वोटों से जीता, क्योंकि हमने अपना व्यवहार ठीक रखा, हमने क्षेत्र का डेवलपमेंट किया, हमने लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, जिसके बदौलत मैं मानता हूं कि 2013 का चुनाव था वो बेहतर मार्जिन से जीत पाए। लेकिन राजनीति है, उम्मीदें लोगों की हमसे थी उस समय। 15 का चुनाव आया, हम चुनाव हार गए। उसका कारण भी यही था कि लोगों को जो उम्मीदें थी, अब वो केजरीवाल से मैच करने लगे। देवेंद्र जी, अब 12 साल बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अन्ना आंदोलन और केजरीवाल के इंडिया अगेंस्ट करप्शन दोनों एक ही बात है, तब से लेकर अब तक आप उसको कैसे देखते हो कि वो क्या था? वो एक मतलब बवंडर उठ के आया था, क्या था? बवंडर क्या, मैं तो उसको बुलबुला कहता हूँ। लेकिन उस बुलबुले ने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से साफ कर दिया। दिल्ली से ही नहीं, एक समय तो ऐसा आ गया था कि नेशनल थ्रेट बन गया था। 44 सीट और आई अगर मैं कहूँ कि 2025 में भी वो चुनाव जीत जाते तो एक नेशनल थ्रेट बन जाता। बट यस, ये ज़रूर है कि लोग जब किसी के अंदर विश्वास करते हैं तो वो अटूट विश्वास करते हैं। 15 साल शीला जी पे विश्वास किया, शीला जी ने काम भी करके दिखाया, लेकिन यहाँ जो विश्वास हुआ वो विश्वासघात आज महसूस लोगों को होने लगा है। क्या होता है कि राजनीति में ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को उम्मीद बनी रहनी चाहिए, और क्योंकि हम 8 पे सिमट गए थे तो 2013 में, और ये लोग 28 तक पहुंच गए थे, तो 8 और 28 में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो 2015 मुझे ये लगता है हमसे 13 में, या तो मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि गलती हुई कि हमने इनकी सरकार को चलने का मौका दिया। बनवाई आप लोगों ने पहली बार तो? जी, मैं तो मान रहा हूँ, और मैं उसको गलती भी मानता हूँ कि 2013 में हमने इनको सपोर्ट ज़बरदस्ती देकर इनको पैरों पे खड़ा करने का काम किया। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2015 में हम पूरी तरीके से साफ हो गए, क्योंकि लोगों को लगा कि ये भी बात सही है कि जिस समय केजरीवाल जी बने तो आपको याद होगा कि जो सरकारी तंत्र था उसमें एक दहशत थी, उसमें एक ये था कि अब करप्शन बंद करना पड़ेगा, अब ऐसा आदमी आ गया जो आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने उम्मीद तो जगा दी, और जो वो 13 महीने की 15 महीने की सरकार रही, उसमें लोगों को दहशत से ही उनका काम निकल गया, और दोबारा से 15 में एक बड़ी मेजोरिटी के साथ 70 में से 67 सीटें जीतने का मौका मिल गया। जब आपके पास मतलब पब्लिक ने पूरा ट्रस्ट किया उनके ऊपर, ट्रस्ट किया, एक उम्मीद। जैसे मैंने कहा कि देखिए, आपने देखा होगा कि नेशनल राजनीति में या अलग अलग स्टेट्स में आप जाते हैं तो जो लंबे पीरियड से एक सरकार बना रहा है फिर दूसरी बना रहा है,
तो इन्होंने एक वो मॉडल देने की कोशिश की कि भी इन दोनों को आपने देख लिया, अब हमें आप ट्राई करके देखिए, और लोगों ने भरोसा जताया। लेकिन लोगों ने ऐसा ट्राई किया कि जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो गया आम आदमी पार्टी के पास, जिसको वापस लाने के लिए आप आज भी संघर्ष कर रहे हो। कितना ला पाए नहीं ला पाए इस चुनाव में वो आपके सामने डाटा आपके पास है। अब मैं चलता हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए, उसके बाद विपक्ष की तरफ से एक रैली हुई, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के रामलीला मैदान में। वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग गए। ये फैसला कैसे लिया पार्टी ने कि भाई जिसके खिलाफ कंप्लेंट ही कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है, जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का पूरा वोट खा गई है और सफाया कर दी है दिल्ली में से कांग्रेस का, कि उसकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी उनके मंच पे जाके उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई। ये फैसला एक तो मैं क्लियर करता हूँ आपको कि जो ये फैसला हुआ, क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट फैसला, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा उसी समय इंडिया गठबंधन बना था। और इंडिया गठबंधन ने ये फैसला किया कि हम अलग अलग राजधानियों में जाकर, अलग अलग स्टेट्स में जाकर बड़ी बड़ी रैलीज करेंगे। उसी के तहत इंडिया गठबंधन की रैली होना तय हुआ दिल्ली में। हाँ, वो कब इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी की रैली बन गई, क्योंकि ये लोग सरकार में थे। मैं बताऊं कब बन गई? जब सुनीता केजरीवाल के बराबर में जाके सोनिया गांधी बैठी तब बन गई। नहीं, मैं उससे पहले, क्योंकि टेक ओवर कर लिया, कहीं ना कहीं सरकार में होने का उनको बेनिफिट मिला। जो मैनेजमेंट वहाँ की थी वो ज़्यादातर उनके हाथ में चली गई। वो एक इंडिया गठबंधन का फैसला था कि भाई अरेंजमेंट्स ये करेंगे, लेकिन उस अरेंजमेंट को किस तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट करके एक ऐसा स्थान बनवा दिया कि सुनीता जी के साथ में सोनिया जी बैठेंगी। आउट ऑफ सिंपैथी सोनिया जी को वो उस समय गलत नहीं लगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेज, मैं मान रहा हूँ जो आप भी कह रहे हैं, कि उसका पॉलिटिकल मैसेज शायद दूसरे तरीके से गया। तो ये कभी भी तय नहीं था कि ये उस मंच से केजरीवाल जी का मैसेज पढ़ा जाएगा। ये कभी भी तय नहीं था कि ये पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की हो जाएगी। लेकिन क्योंकि कुछ उस समय का समीकरण, उसी समय का वो इस तरीके का बना कि कांग्रेस के तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोगों की प्रेजेंस भी अच्छी खासी वहाँ पर नंबर में था। आपने देखा होगा कि बाहर पूरी तरीके से तिरंगा का माहौल था, लेकिन अंदर पीला पीला था। तो वो जो कहीं ना कहीं उनको अरेंजमेंट वाली जो बात थी, उसका बेनिफिट उन्होंने भरपूर उठाने का काम किया, जो केजरीवाल जी की कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आदत है। वो दूसरे आदमी को यूज करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम उस समय पूरा इंडिया गठबंधन, मैं कहूँ तो मैं वो गलत नहीं कहूँगा, कि पूरे गठबंधन को उन्होंने यूज करने का काम किया और सिंपैथी गेन करने का काम किया। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि राहुल गांधी चाहते थे कि गठबंधन बने बीजेपी के खिलाफ, और इसलिए उन्होंने भी अपने आप को यूज होने दिया? नहीं, इसमें मेरा ये मानना जरूर है कि गठबंधन बना ही इसलिए था कि जो अलोकतांत्रिक जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। अलग अलग स्टेट्स में शायद हमारी जो ताकतें हैं वो डिवाइड हो रही थी। तो माननीय राहुल गांधी जी ने एक काम बहुत अच्छा काम किया कि भाई उनको सबको एक मंच पे लाने का काम किया। लेकिन उसका फायदा भी हुआ, उसका निश्चित ही फायदा हुआ। अब सरकार कमजोर हुई, उनका नंबर मेजॉरिटी से कम हम लाने में कामयाब हो गए, और हमारे अपने कैडर में एक विश्वास भी जगा, जो पिछली 2 बार से 48, 52, 53 पे अटके हुए थे, 99 पे पहुंचे। तो निश्चित ही इसका बेनिफिट तो हुआ, और वो सारा काम जो था वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उस समय बड़ी मजबूती के साथ किया गया। लेकिन केजरीवाल जी जो कहीं ना कहीं एक उस राजनीति के मैं कहूँ कि सिंबल भी हैं कि यूज़ किसको कैसे कहाँ पे करना है, वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम आज ज़रूर ये महसूस होते हैं कि दिल्ली में हमें उनके साथ गठबंधन करने का, उनके साथ खड़े होने का हमें निश्चित ही उस समय भी मालूम था, लोकसभा चुनाव में मालूम था कि नुकसान होगा।
ओके। लेकिन कई बार लंबी रेस जीतने के लिए शायद शुरू में धीरे चलना पड़ता है, हम्म, और वही फैसला उस समय लिया भी गया था हम्म। कि भले ही हमें दिल्ली में थोड़ा नुकसान हो, लेकिन अल्टीमेटली हम बीजेपी को टेम करने में पंजाब में फायदा तो हुआ कामयाब हुए। आपको? पंजाब में हम अलग लड़े। लेकिन अलग तो लड़े, लेकिन ये मजबूरी थी कि नहीं, दोनों ही पार्टियां देखिए सत्ता हमें में। एक बात समझनी पड़ेगी, हाँ, दिल्ली में हम वो ताकत नहीं थे। हाँ, पंजाब में हमारी अपना संगठन भी मजबूत था, हमारी लीडरशिप भी मजबूत थी। विपक्ष हम में कांग्रेस है। विधानसभा में विपक्ष का जो रोल हाँ, है, हाँ, वो मुख्य विपक्ष का रोल अदा कर रहे थे। हाँ। तो कहीं न कहीं उस समय, क्योंकि मैं पंजाब का भी इंचार्ज थे आप। इंचार्ज होने के नाते हाँ, मैं उस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व था। तो हमने उसको असेसमेंट किया, अपनी लीडरशिप को क्लियरली ये मैसेज दिया हम्म, कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो पंजाब हमेशा के लिए खो सकता है, हम्म, क्योंकि सरकार उस समय आम आदमी पार्टी की ही थी। हम्म। तो अगर हम अपनी मुख्य विपक्ष की भूमिका खो देंगे तो उसकी जगह कोई ना कोई और आएगा, ठीक है। जिसके चांसेस बढ़ जाते। तो लिहाजा लीडरशिप ने भी वो जो असेसमेंट हमारी थी उसको सिरे चढ़ाया और कहा कि ठीक है, आप इंडिपेंडेंट लड़िए, और लड़ने का बेनिफिट हुआ। 7 सीटें हम आई 7 हैं। सीटें जीत गए। हम्म, यहाँ दिल्ली में, क्योंकि उस समय मैं दिल्ली का अध्यक्ष भी था, हालांकि वो फैसला हो चुका था जिस समय मैं अध्यक्ष बना। आपको याद होगा लवली जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ था, और क्योंकि मैं उस मीटिंग का भी हिस्सा था जिसमें ये तय होना था कि भाई हमें आम आदमी पार्टी के साथ जाना कि नहीं जाना। ये वही लवली जी थे जो सबसे ज़्यादा उसके समर्थक थे, कि जाना चाहिए। जाना चाहिए। अध्यक्ष का अपना अलग रोल होता है, उसकी असेसमेंट को ज़्यादा वजन दिया जाता है, जबकि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी वो उसके खिलाफ थी। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने इस लिए फैसला यहाँ पर साथ चलने का लिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि डिवीजन ऑफ वोट है हमारे अंदर। हमारी यहाँ की ताकत उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये फैक्ट है और उसको हमें एक्सेप्ट करने में मुझे कोई परेशानी नहीं। लिहाजा और मैं ठीक भी मानता हूँ सेंट्रल लीडरशिप ने शायद सही फैसला लिया। अगर आपकी अपनी ताकत ज़्यादा नहीं है और आपको किसी एक बड़े दुश्मन को हराना है, साथ मिल के चल सकते हैं। 1 और 1 11 ना हो, 9 हो, 8 हो, कुछ तो होंगे। 1 और 1 2 ही समझे। लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ फिर भी दिल्ली में। निश्चित ही मैंने कहा कि हमें तो एहसास था इस बात का। उसका नुकसान हुआ, फायदा नहीं, नुकसान हुआ। और नुकसान ये हुआ कि हमारी जो लीडरशिप थी, जो हमारे कैंडिडेट्स भी थे, कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हुए। हमारा जो अपना कैडर था 4 लोकसभाओं से बिल्कुल एक तरीके से नेग्लेक्टेड फील कर रहा था। वो तो हमने अपनी थोड़ी समझदारी के साथ उनको दूसरी जगह पे इन्वॉल्व किया, और कभी हमने ये एहसास नहीं होने दिया कि अगर हम आज यहाँ पर गठबंधन में लड़ रहे हैं तो उसमें हमने धोखा नहीं दिया। उसमें हम जो कोशिश कर सकते थे, जितनी मेहनत करके काम कर सकते थे, किया। ये बात भी सच्चाई है कि हम 7 की 7 सीट हार गए। 2020 में जब बीजेपी हारी, आम आदमी पार्टी जीती, तो उस वक्त एक सेलिब्रेट किया गया कि देखो हमने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो जीरो पे ही थी। अब 2025 में ये फैसला कैसे होता है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव स्ट्रांगली लड़ेगी, चाहे बीजेपी भले ही जीत जाए। फिर बात ये आई कि फिर इंडिया अलायंस का क्या होगा। ठीक है, ये फैसला लेना कितना मुश्किल था कि आम आदमी पार्टी जीते या हारे हमें मतलब नहीं है, बीजेपी जीते या हारे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना वोट बैंक वापस लाने की कोशिश करेगी जो आम आदमी पार्टी के पास है। देखिए 2020 में और 25 में काफ़ी पॉलिटिकल सीन जो है वो बदला। निश्चित ही जो ये चुनाव थे 25 के, मैंने आपको कहा कि लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने इकट्ठे लड़ा, और जैसे ही हम 7 सीटें हारे तो आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि हमारा जो गठबंधन था वो यहीं तक था, लोकसभा चुनाव तक। लोकसभा चुनाव तक। हमें ऐसे मौके की तलाश थी, हमने उसको लपक लिया, और हमने बाकायदा अपने पूरे जोर खरोश के साथ एक सिस्टमैटिक एक तरीके से अपने संगठन के साथ, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत की, काम किया,
अपने संगठन को संगठित किया, समय बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद मुझे खुशी है कि हमने जब फील्ड में जाने का फैसला लिया, दिल्ली न्याय यात्रा, पूरी निकाल दिल्ली के मुझे 70 याद के है वो। 70 सीटों में हम घूमे, और उससे कहीं ना कहीं माहौल एक बेहतर हुआ भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद भी हुई कि अब हम एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन 62 सीट से लोगों को हम शायद वो विश्वास नहीं दिला पाए कि ये 62 सीट से जीरो पे आ जाएंगे और हम जीरो से कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर पाएंगे, जिसकी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। हम फिर भी 2 से 6.5 पे तो लाए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम उसको ना तो सीट में कन्वर्ट कर नहीं पाए, कर पाए। ना सीट में कन्वर्ट कर पाए, और जो हम उम्मीद करते थे कि हम 15, 17, 18% पहुंच जाएंगे, वो उसमें भी कामयाबी नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ। लोगों को ये लगा कि यार 62 सीट में से कम भी होंगी तो 10 हो जाएंगी, 20 कम हो जाएंगी, 30 कम हो जाएंगी, फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देगा तो आम आदमी पार्टी देगी। उसका बड़ा कारण रहा कि एक बड़ा तबका, मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़ा तबका जो ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर हो सकता था, जो कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा था, जिसमें मैं माइनॉरिटी को भी कहूँगा, जिसमें मैं हमारे एससी वोटर्स को भी कहूँगा, वो आते आते कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगा, क्योंकि हम उसको लगा उनको कि ये बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा सकती देखिए, है। आप एक बात समझ लीजिए, दिल्ली में 2 चीज़ें थी कि एक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और दूसरा वोटर वो था जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। ठीक। अब हराने वाले में वो तो एक ही है, हराने वाले में हम 2 शेयर होल्डर्स हैं। अब एक व्यक्ति है 62 सीट पे 70 में से, हमारी तमाम मेहनत कोशिश करने के बावजूद भी, जैसे मैंने कहा कि एससी वोटर्स, माइनॉरिटी वोटर्स, हमारे पास आता आता हुआ लास्ट मोमेंट पे छिटक गया, वो छिटक के आम आदमी पार्टी के पास पहुंच गया, जिसकी वजह से उनको वोट परसेंटेज भी मिली और जिसकी वजह से उनकी सीटें भी कन्वर्ट हुई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक बात की तसल्ली ज़रूर है, क्योंकि आम आदमी, देखिए जैसे हमने कहा कि दिल्ली में हैं 2 पार्टी, एक बीजेपी और एक बीजेपी के अगेंस्ट। अब हम कम से कम वो जो बीजेपी के अगेंस्ट वाला वोटर है उसको हम वापस लाने में कामयाब भी होंगे, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गया था आम आदमी पार्टी का। आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद लगातार बड़ी नंबर में हमारे पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण वापस जुड़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो रिवाइवल है दिल्ली में, वो उसका एक कहीं ना कहीं रास्ता यहीं से होके गुजरता था। तो हम पहली सीढ़ी जो है वो पार कर चुके, अब मतलब आम आदमी रास्ता पार्टी को आसान हराना होने पहली वाला सीढ़ी थी। है। आम आदमी पार्टी को हराना पहली सीढ़ी थी, निश्चित ही। अगर हमें दिल्ली में रिवाइव, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हाँ दिल्ली को, इसमें स्ट्रेटेजी क्या बनी थी कि कैसे हराएं, टारगेटेड सीट्स करें या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स दें? जब आप चुनाव लड़ते हैं तो ऑल आउट जाते हैं। हमने कोई ऐसा रास्ता नहीं सोचा, हमने ये भी सोचा कि भाई अगर आम आदमी पार्टी को हराना है तो ज़रूरी है कि केजरीवाल जी को हराया जाए, ज़रूरी है मनीष सिसोदिया को हराया जाए, ज़रूरी है सत्येंद्र गर्ग को हराया जाए, जो इनके बड़े चेहरे थे, कम से कम उनको अगर हम घेर लेते हैं तो शायद हमारा रास्ता आसान होगा। परसेप्शन में, और कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब भी हुए, परसेप्शन भी बना, और इन लोगों को हम हराने में भी कामयाब हो पाए। कितनी सी टारगेट की थी? मैंने कहा कि जो आइकॉन्स थे इनके, विशेष रूप से उनमें हमने टारगेट किया था। अगर आपको याद होगा तो संदीप जी को मन नहीं था वहाँ से चुनाव लड़ने का, वो कहीं और चुनाव लड़ना चाहते थे। किसने बनाया था संदीप जी को? राहुल गांधी ने बनाया था, आपने बनाया था, जमाकर ने बनाया था, या काजी साहब ने बनाया? आज मैं आपको सामने एक बात रखता हूँ, हम तैयार थे कि जहाँ से वो लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। ठीक है। जिस दिन हमारी इलेक्शन कमेटी की, सीईसी की जो मीटिंग होती है, उससे एक दिन पहले, उसी दिन रादर सुबह सुबह संदीप जी का मुझे फ़ोन आता है। हम स्क्रीनिंग कमेटी के लोग सारे बैठे हुए थे और यही चर्चा कर रहे थे कि अब क्योंकि सीईसी नहीं वो तो हो गया था तय उनका, तो कि भाई ठीक है, वो जहाँ से चाहते हैं उनको वहाँ से देते हैं, क्योंकि ये तय हमने किया था कि सीनियर लीडरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ाने की कोशिश करें। ठीक है।
उसमें उनका भी था, उनका चुनाव जहाँ था वो लड़ना चाहते तो लड़ रहे थे, तो तय हो गया था। लेकिन उनकी घंटी बजती है, मैंने फ़ोन उठाया, जी भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? उन्होंने कहा मुझे मिलना है। मैंने कहा मैं तो अभी एक मीटिंग में हूँ, आप आदेश करो। उन्होंने कहा नहीं अर्जेंट है, कहाँ पे हो आप, मैं वहीं आ जाता हूँ। तो हमने कहा कि मैं तो अब ये राजेश पायलट मार्ग पे हूँ, हमारा वो ऑफिस है जो। स्क्रीनिंग की मीटिंग चल रही है, क्योंकि आप शाम को सीईसी है तो सीईसी में क्या स्ट्रेटेजी लेनी है, और नेचुरल सी बात है कि जो हम मेंबर्स हैं वो सारे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। खैर मैंने उनको वहीं बुला लिया। संदीप जी आए, संदीप जी ने कहा कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा आपको चुनाव लड़ना है। तो बोले कहाँ से लड़ना है? जहाँ से आप चाहो। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ और मैं आपसे राय चाहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो भाई साहब मैं आपको इसमें ये भी एक एंगल बताता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे खट्टे मीठे थोड़े से रिलेशंस जो पार्टी के अंदर होते जानता हैं हूँ मैं। तो वो पूरे हैं। तो मैं कोई उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने कहा देखो भाई साहब आप समझदार हैं, आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं, यू आर अ बेटर जज टू गेज कि कहाँ से आपको चुनाव लड़ना बेहतर रहेगा। बट ही इंसिस्टेड कि नहीं राय दो। आप मुझे बताओ और आई विल गो फॉर दैट वट एवर यू से। मुझे थोड़ा सा फिर कॉन्फिडेंस आया तो मैंने कहा कि भाई ठीक है लेट अस डिस्कस। और उनसे फिर मैंने जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में चर्चा की। लेकिन अल्टीमेटली मैंने कहा कि अगर आप यहाँ से लड़ते हैं तो निश्चित ही देखिए चुनाव जो है पूरा, एक तो सेंट्रल दिल्ली की सीट हो गई, मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ आप लड़ोगे, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं वो उसमें मैदान में हैं, और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने शीला जी को हराया था। तो मैंने कहा अगर आप वाकई मेरी राय मानते हैं तो इससे बेहतर कोई चुनाव शायद नहीं होगा, आपको यहीं से लड़ना चाहिए। आप सेंटर ऑफ द इलेक्शन भी रहेंगे, आप एक मौका है जो माता जी यहाँ से हारी, आदरणीय शीला जी जिन एक आइकॉन हमारी दिल्ली की हैं वो हारी, तो उनका बदला लेने का भी मैंने कहा समय यही है। फिर मान गए। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ठीक है तो आपने ये सजेस्ट किया तो आई विल फाइट दिस इलेक्शन। मैंने कहा कि मेरे खट्टे मीठे रिलेशंस थे, मैंने कहा कमेटी बैठी है एक बार चलते हैं उनको बोल देते हैं। बट ही सेड कि नहीं अब मैंने आपको बोल दिया, यू टेक अ कॉल, मैं आपके साथ हूं। मैंने कहा आप उनको बता तो दो, अपडेट तो कर दो। बट ही डिनाइड, क्लियरली डिनाइड कि नहीं आपको छोड़ जो आपने फैसला हो गया वो वही करेंगे। एंड ही स्टूड बाय दैट। आई एम हैप्पी। और मुझे भी खुशी हुई क्योंकि हमारा मकसद भी था। देखिए जीत हार तो किसको पता है कौन हारेगा, कहाँ से कौन जीतेगा, लेकिन हम ये चाहते थे कि भाई यहाँ से अगर इनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा, और इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता था। सेम केस अगर मैं मनीष सिसोदिया जी की बात करूं तो हमने आपको याद होगा फरहाद सूरी को लड़ाया। हम नहीं चाहते थे कि डिवीजन ऑफ वोट हो, हम नहीं चाहते थे कि हम भी ये चाहते थे कि एक ऐसा जो चेहरा जो हिंदूज में भी मुस्लिम्स में भी एक्सेप्टेबल भी हो और मुस्लिम्स की वोट डिवीजन भी ना हो। तो ऐसे चेहरे को हमने तैयार किया, मेयर थे वो, मतलब पूरी स्ट्रैटेजी थी। कुल मिला के जहाँ जहाँ हम कोशिश करके घेर सकते थे। आतिशी जी के यहाँ पे भी हमने अलका जी को, आपको याद होगा अलका जी को उन्होंने स्टार्टिंग मना भी कर दिया था। है? उन्होंने स्टार्टिंग में मना भी कर दिया था, मना किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमने कुछ स्ट्रैटेजीज तैयार की कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग चेहरा देना है, हमें एक मैसेज ये देना है जिसको हम देने में कामयाब भी रहे। कहीं चुनाव में हम ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि हम चुनाव से बिल्कुल बाहर हैं। रिजल्ट जो आए वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जताने में, बताने में, और जिस तरीके से हमारी सेंट्रल लीडरशिप से सहयोग मिला, लगातार मीटिंग्स करनी हो, एक एक दिन में 3-3 मीटिंग्स, 4-4 मीटिंग्स हमने, आपको याद होगा। मैं आपको रोकूंगा इसमें बीच में, राहुल गांधी एक यात्रा करना चाहते थे उन सेलेक्टिव सीट्स के ऊपर, पैदल यात्रा, और उस मीटिंग में आप भी थे, काजी साहब भी थे, कुछ और लोग भी थे।
और वो प्लान कि उनको कहाँ से होके गुजरना है, वो सही समय पे आप लोग नहीं दे पाए। इसकी क्या कहानी है? देखिए ये आप जो अंदर की स्टोरीज निकाल निकाल के लाते हैं, ये इसको कई बार ना वेरीफाई कर लेना चाहिए। हाँ, बताइए मैं ना। आपको बताता हूँ कि ये भी एक दिन था, मीटिंग नहीं थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। ठीक है। और ऑनलाइन मीटिंग में राहुल जी की तबीयत ठीक नहीं थी। राहुल जी ने रादर वो बोल भी नहीं पा रहे थे, और शायद मतलब होना तो वीडियो चाहिए था, तो वीडियो पे भी नहीं थे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमें पहले ये तय हुआ कि इस तरीके से कई जगह पर हम पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, लेकिन बीच में उनकी तबीयत ख़राब हुई। उन्होंने थोड़ा सा उस समय हमसे फ़ोन पे बात की, सबको ऑनलाइन लिया और ये तय किया कि भाई मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाता हूँ, तो आप मेरे जो भी प्रोग्राम्स हैं आप लगा दीजिए। लेकिन समय क्योंकि बहुत कम रह गया था, चुनाव में मुझे याद है कि 7-8 दिन बचे थे, और 7-8 दिन में फिर जो प्रोग्राम हम भी चाहते थे और राहुल जी भी चाहते थे, वो पॉसिबल नहीं होता फिर, क्योंकि बहुत सारा एरिया छूट जाता। लिहाजा ये तय हुआ कि आप पब्लिक मीटिंग्स कर लीजिए, और यात्रा नहीं हो पाएगी। यात्रा शायद नहीं हो पाएगी। ठीक है। कुछ तबीयत का बात थी, कुछ वो समय बहुत कम था कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो शायद लेट भी हो जाएं। फिर उसमें कई बातें हुई, कई बार ये भी हुआ कि ठीक है इसको हाइब्रिड कर लेते हैं, एक कहीं पे टॉक हो गई, फिर उसके बाद गाड़ी पब्लिक चले मीटिंग गए, कर लें। थोड़ी लेकिन यात्रा होगी। कहीं ना कहीं लॉजिस्टिकली भी अगर मैं कहूँ, क्योंकि कितने कम समय में परमिशंस भी लेनी है, और जो चुनाव का जो इलेक्शन कमीशन का भी रवैया था या सरकार का रवैया था, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कई जगह पे हमें बहुत मुश्किलों से परमिशंस मिल पाई, पुरानी परमिशंस पे परमिशन पे काम करना पड़ा, तो लॉजिस्टिकली भी हाँ चैलेंज था। तो एक और बात कही जाती है कि राहुल गांधी राज्य के नेताओं की बात को ओवररूल नहीं करते। तो इस बात पे किसने राजी किया कि हाँ हमें अरविंद केजरीवाल को हराना है, भले ही बीजेपी जीत जाए? आपने, अजय माकन ने, या काजी साहब ने जो प्रभारी हैं आपके, देखिए क्या किसने? होता है कि जो बड़ा नेता होता है ना, वो एक व्यक्ति पे विश्वास नहीं करता। अच्छा। और मैं मानता भी, वो सच्चाई भी यही होनी चाहिए। अच्छा, मल्टीपल उनके फीडबैक लेते पास हैं। फीडबैक होने चाहिए, उनके पास सारी चीज़ें जानकारी भी हासिल होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जिस समय अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ था, उसी समय हमने राहुल जी ने जय बापू जय भीम जय संविधान वाला प्रोग्राम किया ट्रांस यमुना में। और मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फीडबैक्स, कहीं ना कहीं एक जो ट्रिगर मैं कहूँ तो उसमें वो भी था कि आप याद कीजिए, इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग एक बड़ा अजीब सा मैसेज केजरीवाल जी ने किया। क्या था? आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड। तो एनीवेज वो कहीं ना कहीं मल्टीपल जो फीड्स थी, मतलब प्रोवोक किया गया, आप ये कह प्रोवोक रहे भी किया गया। और जो मैं मानता हूँ कि जो चारों तरफ से फीडबैक थी, चाहे उसमें हैं? हम नहीं, थे। ऐसा कहते हैं कि और आपने। मुझे फाइनली याद है कि फाइनली जब हम सीईसी की मीटिंग में बैठे थे, तब ये बात हमने तय की, तब हमने हमारे में से कुछ लोगों ने ये चर्चा भी की। उसमें हमारे सेक्रेटरीज भी थे, उसमें जनरल सेक्रेटरीज भी थे, और सीनियर लीडरशिप सारी, आपको पता है सीईसी के मेंबर्स जो थे वो सारे थे। उस समय ये क्लियर तय हुआ कि भाई वी हैव नीड टू गो ऑल आउट। और मैं इसमें हिचक नहीं करता, मैंने एक बात कहा उसमें, उस मीटिंग में खास तौर पे। क्या कहा? मैंने कहा अगर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ना है तो हमारे पास कुछ नहीं है। ये मौका है सर, अगर हम ऑल आउट चुनाव नहीं लड़ते तो हम कहीं नहीं रहेंगे, हम किसी भी उसमें पोजीशन पे शायद नहीं रह पाए। एंड दैट इज व्हेन खड़गे जी टुक एन इनिशिएटिव, राहुल जी टुक एन इनिशिएटिव एंड डिसाइड कि नहीं बिल्कुल ठीक है, लेट अस गो ऑल आउट। जो बेस्ट हो सकता है, क्या स्ट्रेटजीज करनी है, कैसे काम करना है, हमें जाना है। जो भी एआईसीसी से कोई भी मदद चाहिए वो हम अवेल करेंगे। आप लोग अपना चुनाव बेहतर से बेहतर लड़िए, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स दीजिए,
जहाँ पे आपको लगता है जो जीत सकता है उसको आप ऑल आउट चुनाव जाने का फैसला, मुझे याद है उस दिन बड़े खुल के हुआ। ओके। चुनाव के दौरान एक बात चली कि बीजेपी और कांग्रेस मिल गए। मैं अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी हरा सकती है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस हरा सकती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ स्ट्रांगली चुनाव लड़ रही है ताकि इनको बाहर किया जाए आम आदमी पार्टी को, और जब पंजाब का चुनाव आएगा तो फिर पंजाब में बीजेपी भी कांग्रेस की मदद करेगी। देखिए, स्पेकुलेशंस चलने लाजमी हैं। मुझे लगता है कि हमने जो ये चुनाव था 2025 वाला, वो ऑल आउट लड़ा, बेस्ट चुनाव लड़ा। सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल थे, चाहे मैन हो, चाहे हमारे सहयोगी साथी हों, चाहे हमने फाइनेंशियली भी जितना हम ओवर कर सकते थे। आपने देखा होगा भी वो इलेक्शन कमीशन में जब हमारे फॉर्म भरे गए तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बीजेपी के बाद हमने पैसे ज़्यादा खर्च किए। अच्छा। लेकिन शायद हमने तो नहीं इतने खर्च किए जितने ब्लैक मनी शायद आम आदमी पार्टी ने पंप इन किया, वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन ऑफिशियली यस, हमने सेकंड नंबर पे खर्च किए। तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो आउटडोर कैंपेनिंग थी, चाहे पब्लिक का मोबिलाइजेशन था, चाहे सेंट्रल लीडरशिप की मीटिंग्स थी, वो एक बहुत कम समय कम मिल पाया। थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी शायद किस्मत थोड़ी सी कहीं ना कहीं झटके खा गई जब राहुल जी बीमार पड़ गए कुछ 4-5 दिन के। अच्छा, अगर वो यात्रा हो जाती तो अच्छा हो जाता। अगर मेरे ख्याल से वो 4-5 दिन हमारे वेस्ट नहीं होते जो क्रूशियल थे। आपको याद होगा उसके बाद लास्ट फेज में ही हमें 7 दिन मिले थे, जिसमें हमने मैक्सिमम ऑप्टाइजेशन जो था, चाहे वो प्रियंका जी को यूटिलाइज किया। लगभग हमने 27 मीटिंग्स 7 दिन में। इट्स अ बिग नंबर। मतलब 27 मीटिंग्स और 7 दिन, जिसमें खड़गे जी की भी, राहुल जी की भी, प्रियंका जी की मिला के हमने लगभग 27 मीटिंग्स की। तो एक निश्चित ही हमने एक बेहतर चुनाव लड़ा। हमने ऑल आउट जाके चुनाव लड़ा। किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि दिल्ली में 1 महीना पैदल चल के एक-एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नाप ले। हमने 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पैदल चलकर दिन से रात तक, सुबह से शाम तक, और घर ना जाकर वहीं कैंप में रात बिताकर जो एक माहौल खड़ा किया। हमने पहली बार ऐसा किया कि हमारे जो मैनिफेस्टो बिल्डिंग का काम था, वो समय रहते हमने एक ऑल आउट कैंपेन शुरू किया। 1.5 महीने पहले हमने उसकी तैयारी की, लोगों तक पहुँचे, उनको बाकायदा उसी समय का एपिसोड है जब आतिश जी ने कहा कि ये कुर्सी मैं खाली छोड़ रही हूँ। अरविंद जी हमने याद है कि हमने फिर वो उसी को कैंपेन बनाया कि ये कुर्सी खाली नहीं रह सकती, ये जनता की कुर्सी है। आप जनता आइए और अपनी बात बताइए कि आप क्या चाहते हैं। और उस रथ को हम हर विधानसभा में लेके गए, लोगों को उसके ऊपर बिठाया, अपने व्यूज़ उनके जाने, उनको रिकॉर्ड किया। कहने का मतलब ये है कि हमने कोई भी, कहते हैं ना, कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। उस समय हम ऑल आउट चुनाव, शाम दाम दंड भेद शाम दाम दंड भेद। एक दिल्ली का बहुत बड़ा इशू है देवेंद्र जी, वो है झुग्गी तोड़ी जा रही हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में ये ड्राइव चल रही है, बुलडोजर चल रहा है पूरा। आपके नेता राहुल गांधी भी गए थे। तो बीजेपी ने शायद वादा किया था कि हम पक्के घर देंगे जब तक झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, और एक कार्ड भी दिया था। इस ड्राइव को आप कैसे देख रहे हैं और कितना सही है ये? क्योंकि झुग्गी कोई ऐसा तो है नहीं कि एक सरकार में बन गई हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही बनी होंगी। तो आपके हिसाब से ये किस तरह की राजनीति हो रही है, या किसी बिल्डर को या स्पेसिफिक नेता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम हो रहा है? देखिए, इंटरेस्टिंगली भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, उसकी सीधी सीधी सोच है कि चंद बड़े व्यापारियों को फ़ायदा दें, और गरीब को पूरी गरीबी मिटाने का तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि गरीब को ही मिटा दो। और जो आपने कहा कि कार्ड दिया, आपको याद होगा चुनाव से पहले इन्होंने ओवरनाइट स्टे भी किया था, स्टे भी करके तभी कार्ड दिया जिसको था। उन्होंने, हाँ, जिसको उन्होंने प्रवास के नाम के वो दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि ये जो रात का प्रवास था, ये एक रेकी थी
एक सर्वे था उसको उस कितनी बड़ी जो खोली है। कितनी है, कहाँ से कितनी जमीन निकल सकती है, कैसे बिल्डर को दे सकते हैं। तो और उसका असर भी देखने को मिला। हम्म। आप शायद इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे, लगभग 3,000 झुग्गियां इस 5 महीने में तोड़ दी इन्होंने। हम्म। 15,000 लोगों को बेघर कर दिया। उनको कहीं स्थापित कर रहे हैं या ऐसे ही छोड़ दिए अपने हाल पे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं थोड़ी सी झुग्गी वाले को, क्योंकि वो हमारे दिल के भी करीब है, गरीब आदमी आता है एक उम्मीद में आता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ से आए, चाहे वो बिहार से आए, झारखंड से आए, यूपी से आए, कहीं से भी, तमिलनाडु से। आपने सुना होगा कि अभी वो मद्रासी कैंप हाँ हाँ, के सुना। साथ हुआ। तो ऐसे दिल्ली जो है एक मिनी भारत है। उसमें वेस्ट बंगाल भी मिलेगा आपको, तमिलनाडु भी मिलेगा, केरला भी मिलेगा, सब मिलेंगे, सभी स्टेट के लोग मिलते हैं। और दिल्ली, नेचुरल सी बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पे रोजगार था। यहाँ पे जो दिल्ली आता था उसको छत मिल जाती थी, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहे, कहीं पे भी रहे। और आप अर्ली 80s की बात देख लीजिए, इंदिरा जी ने 45 रीसेटलमेंट कॉलोनीज उस समय बसाई थी। हमारा फेलियर मैं मान सकता हूँ कि हम सबको पक्का मकान उस समय नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं आदमी ने टी हट्स में, इन झुग्गियों में रहना शुरू किया। लेकिन हमने कभी भी उनके जीवन को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश की कि मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे जल है, लाइट है, पानी है, खाना है, इन रूप की राशन कार्ड हमने बना दी थे, फ्री बिजली दे दी थी, लाइन दे दी, चलो भैया काम कर लो, फ्री में पानी वहाँ पर देते थे। तो आदमी जो दिल्ली आता था वो कहीं ना कहीं जो एक रोटी और कपड़ा और मकान की उम्मीद करता था वो मिलता था उसको, क्योंकि नई बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं। फिर लोग छोटे छोटे घरों में जाके अपने महिलाएं चाहे खाना बनाने का काम करें या बर्तन मांजने का काम करें या साफ सफाई का काम करें, छोटे बच्चे बड़े सब, मतलब जो अगर काम करने की सोचता था तो उसको रोजगार मिल जाता था। और कांग्रेस ने हमेशा इस वर्क फोर्स को, जो मेहनत करके अपनी सुबह रोटी कमाता था, शाम को खाता था, उसको कहीं ना कहीं उसको सम्मान देने का काम किया था। चाहे वो 45 मैंने कहा रीसेटलमेंट कॉलोनीज हों जिसमें 2.5 लाख लोगों को मकान दिए गए, 25 गज के, 12 गज के मकान दिए गए, चाहे इनको राशन कार्ड, पानी और ये सारी सुविधाएं देने की बात हो, या अगर मैं कहूँ कि शीला जी के समय में हमने 52,000 JNNURM की मदद से फ्लैट्स बनाने का काम किया। वो इन गरीब लोगों के लिए बनाए थे, जो 2014 में तैयार भी हो गए थे। मुझे याद है क्योंकि मेरे यहाँ पे भी मैं भी JNNURM का मेंबर हुआ करता था, हमने भी फ़ायदा उठाया कि भैया मेरे यहाँ पे भी भलसवे में बना दीजिए। 7400 फ्लैट्स वहाँ बन के तैयार हो गए थे। 15 में जब मैं लास्ट में जब तक विधायक रहा तब बन के तैयार हो गए थे। लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी एक चाबी उस आम आदमी पार्टी जो ये कहती थी कि हम गरीबों की पार्टी हैं, हम उनको अमीर बनाएंगे, हम उनको हक देंगे, उन्होंने नहीं दिया और उल्टा उनका राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए। उनके यहाँ पे गंदा पानी सप्लाई होने लगा, लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ा। जहाँ जहाँ झुग्गी टूटी, किसी एक जगह पर केजरीवाल जी ने जहमत नहीं उठाई कि जाके उनका दुख या दर्द जान लो। आतिशी गई थी ना? केजरीवाल जी कहाँ थे? अच्छा। चेहरा केजरीवाल है। आतिशी जी की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसलिए आतिशी जी को मजबूरन वहां पे जाना पड़ा। अच्छा। आतिशी जी कहाँ गई थी? आतिशी जी गई थी कालका में जब वो टूट फूट हो रही थी। लेकिन क्या केजरीवाल जी जो इनका चेहरा है, जो इनका मोहरा है, जो इनका सब कुछ है, वो कहाँ है? हाँ, वो सबको वो तो बुला के अपनी नोबेल प्राइज, राजनीतिक रोटी तो सेक सकते हैं। नोबेल प्राइज मांग रहे हो। अगर वाकई में झूठ बोलने का, किसी को बहकाकर किसी की वोट चोरी करने का, एक तो बीजेपी वो वोट करती है चोरी, जिसमें इलेक्शन कमीशन को यूज करती है,
ये तो अपनी जुबान से चोरी कर ले जाते हैं। नहीं, उनकी काबिलियत है वो, हाँ, उसको चोरी नहीं कहेंगे। लेकिन चोरी तो कहा ही जाएगा। नहीं, उनकी काबिलियत है वो। वो नहीं, उनको फुर्सत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी 2 दिन पहले उनका दर्द सुनने आते हैं, उनकी बात सुनने आते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं, और सिर्फ आश्वासन नहीं दे के जाते हैं। आज 2 ही दिन हुए, परसों वो आए थे सुबह, और आज उन्होंने एडजॉर्नमेंट मोशन मूव किया संसद में इसी मुद्दे पर। तो ये राहुल जी ने जो कहा वो करके जो आज उनकी एक इमेज बनी है वो ऐसे ही नहीं बनी, और आज उनकी नज़र में पड़ी है, तो निश्चित ही इसका सोल्यूशन भी हम निकाल के छोड़। एक और सवाल है देवेंद्र जी, आपकी दिल्ली से जुड़ा हुआ। कारों पे बैन लगा दिया गया है। 10 साल की जो डीजल की कार है उस पर बैन है, और 15 साल जो पेट्रोल की गाड़ी है उस पर बैन है। बट इस पर ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सरकार कह रही है कि हम इस पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पॉलिसी लेके आएंगे, विचार कर रहे हैं। क्या ये काम पहले की सरकार नहीं कर सकती थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर को या किसी खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों की जीवन को मतलब परेशान कर रहे हैं? क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार पूरे जीवन में एक कार ले पाता है, और उसके ऊपर आप कह रहे हो कि नहीं ये तो 15 साल पुरानी है। आप फिटनेस देख लो, हो सकता है कि आपकी गाड़ी 10 साल में चले 1 लाख किलोमीटर और मेरी चले 5 लाख किलोमीटर। ये इस क्राइटेरिया पे क्या होना चाहिए? क्या इस पे आप लोग भी कुछ सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसकी शायद जड़ क्या है इसकी? ये जो जड़ है ना, वो कहीं ना कहीं वही है कि कुछ अपने लोगों को बेनिफिट देने का, और ये बहुत बड़ा एक स्कैम हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ी सी डिटेल में आपको जरूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, कुछ साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केंद्र सरकार ने ये फैसला किया, इन्होंने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मोहर लगाई। एक पॉलिसी बनी कि जो मॉर्थ है, ट्रांसपोर्ट जो है डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एक पॉलिसी बनाए, कुछ लोगों को अपॉइंट करे कि वो जो है वो वहाँ से जितनी भी ये 15 साल पहली और 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको उठाने का काम करेगी। वो आइडेंटिफाई करेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी और तीसरा ट्रैफिक पुलिस को बाद में इन्होंने इन्वॉल्व किया कि ये 3 एजेंसीज कन्फिस्केट करेंगी गाड़ियों को और इनको देंगी स्क्रैपिंग के लिए। स्क्रैपिंग के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, और वो ओनर को भी अगर एक स्टिपुलेटेड टाइम में 1.5 महीने में अगर वो संपर्क कर लेता तो उसको पैसे मिलेंगे, अन्यथा वो सरकार में पैसे जमा हो जाएंगे। अब ये लोग होता क्या है कि अपॉइंट हो गए, स्क्रैपिंग का काम चलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास टाइम नहीं है, एमसीडी के पास टाइम नहीं है, ना ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास टाइम है। लेकिन जिनको फ़ायदा पहुंचाना था उन्होंने अपने गुंडे उठाए, इनसे फर्जी सिग्नेचर लिए। एक तय हुई थी कि भाई इस व्हीकल की इतनी कीमत होगी जो सरकार में जमा होगी, उस डिपार्टमेंट नोडल जो एजेंसी 3 ये बनी है इनके यहाँ पर जमा होगी। आज लाखों लाख, ये जो 40, 50, 60 की बात कर रहे हैं, और जो 62 लाख कहने नहीं वो तो कह रहे हैं 62, हाँ वो तो कह रहे हैं, लेकिन वो उससे कई गुना गाड़ियां दिल्ली से उठा ली गई। अच्छा। सिर्फ होता क्या था कि जो ये नोडल एजेंसी जो ये नोडल एजेंसीज थी, एग्जीक्यूटिव एजेंसी, उनके सिर्फ साइन होते थे, बाहर से गुंडे आते थे, आदेश जी आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी होगी, आपको पकड़ के और बाहर निकाल देते हैं, आप शिकायत करो, पुलिस आएगी और कहेगी हाँ इनके पास वो है। अच्छा, आउटसोर्स कर दिया उसको। आउटसोर्स क्या, बेसिकली क्योंकि वो अल्टीमेटली स्क्रैपर के पास ही जानी थी। स्क्रैपर जो थे अपॉइंटेड थे सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो सही मायने में स्क्रैप किया गया या उनको दिल्ली से बाहर बेच दिया गया? होना ये था कि स्क्रैप के बाद उसकी कीमत जो है वो मालिक को मिले और कुछ सरकार को में जमा हो, फिर उसको मालिक क्लेम करे। 1.5 महीने में अगर क्लेम कर लेते तो मालिक के पास चली जाए, नहीं तो सरकार के पास रहे। लेकिन इंटरेस्टिंगली इतनी लाखों गाड़ी गायब हो गई, उठा ली गई, लेकिन
होता क्या है कि आज ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि सरकार में पैसे कितने जमा हुए। इन 3 एजेंसी बिल्कुल इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास कोई पैसे नहीं। तो सब पैसे गए कहाँ? वो जो कॉरपोरेशन का एलआई होता था, जिसमें हिस्सेदारी फिर ऊपर तक होती थी, सिर्फ साइन करता था, उसकी जेब में पैसे चले गए, क्योंकि इन्होंने 1.5 महीना उनको बताने नहीं दिया, और 1.5 महीने के बाद वो मालिक जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जमा भी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम, एक तरीके से षड्यंत्र हो गया। और इंटरेस्टिंगली लाखों लोग, आम आदमी पिस गया इसमें। इंटरेस्टिंगली आप एक और बात देखिए कि कुछ 15 या 16 एजेंसीज ये हुई थी जो स्क्रैप करेंगी, उसमें से 5 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। 5 एजेंसीज ने सारे सामान उठाया, सारी गाड़ियां उठाई, और आज उन 5 एजेंसीज को ढूंढने के लिए वो लापता हो गई हैं। अच्छा। जबकि वो सरकार की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। और ये सारा काम कब हुआ? उसी के समय हुआ, और अब तक जारी है। जो महाशय बड़ी बात कर रहे हैं कि 62 लाख हो गया, फिर उनको अपनी बात से रिट्रैक्ट करना पड़ा। मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो उनके भी बहुत सारे करीबी जो हैं वो माल खाने में, वो मलाई खाने में है। बड़ा खेल है, मतलब बड़ा खेल है, लेकिन आम आदमी की चिंता कौन करे? हमने 2 दिन से हम मीडिया में उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो लीगल इसकी मदद लेके, क्योंकि हमने कुछ आरटीआईज वगैरह, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जो ये लोग इसके कल्प्रिट हैं इसके पीछे, उसमें सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, उसमें प्राइवेट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, उन सबको उजागर करने का काम ज़रूर। एक आखिरी सवाल सर, ओबीसी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी आजकल, कहा कि उनसे गलती होगी, हम कास्ट सेंसस नहीं करा पाए, ओबीसी पीछे छूट गया, और एक कमेटी बनाई है जिसमें आप भी हैं। तो क्या आप ये लोगों को कहते हैं कि आप भी ओबीसी नेता हैं? निश्चित ही, देखिए क्या है, नहीं मतलब ये कहने में कोई हर्ज तो नहीं होता ना आपको कि मैं नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। जिनको हर्ज था वो आज दोबारा, मैं समझता हूँ कि वो ये सोचते हैं कि हम कैसे छूट गए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों नहीं ओबीसी की लिस्ट में आ पाए। वो अब ये भी सोचते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप में भी अब हम खुल के कह सकते हैं कि हम ओबीसी लीडर हैं। आज माहौल बदला है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जागृति लाने का काम किया। आपकी, मेरा पूरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी के भीतर राहुल गांधी जब ओबीसी की बात कर रहे हैं तो एक तबका ऐसा है जो इस बात से सहमत नहीं है। अक्सर राहुल गांधी जो हैं वो इन इश्यूज़ पे अकेले पड़ जाते हैं। राफेल का मुद्दा हो 2019 में, अडानी अंबानी का मुद्दा हो, या आज कास्ट सेंसस ओबीसी का मुद्दा हो, राहुल गांधी इन चीज़ों को लेके अकेले चलते रहते हैं, उन्हें साथ नहीं मिल पाता, मतलब आसपास के लोगों का, बड़े सीनियर नेताओं का। तो ये मेरे समझ में नहीं आता कि मतलब इसका कारण क्या है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कोई लेके आता है, कोई अगर नई बात करता है, उसको शुरू में उसको वापस खींचने वाले लोग, उसको रोकने वाले लोग बहुत मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिस समय माननीय राहुल गांधी जी ने ये बात रखी तो पार्टी में 2 राय थी कि भाई आप, हम हक तो दिलाएं लेकिन इसको इतनी मुखरता के साथ शायद ना लें। राहुल गांधी जी हैं, वो तो न्याय योद्धा हैं, उनको अकेले भी चलना है तो वो अकेले भी चलेंगे, और वो चले। आपने देखा होगा अभी तालकटोरा में प्रोग्राम हुआ, इससे पहले बेंगलोर में हम लोग सब इकट्ठा हुए, और बेंगलोर में भी कई स्टेट्स के पीसीसी प्रेसिडेंट मिले, एक्स सीएम्स मिले, मौजूदा सीएम साहब मिले, और कहीं ना कहीं वही बुके तालकटोरा में जो 25 तारीख को कार्यक्रम रहा, तो मैंने बल्कि अपने धन्यवाद भाषण में ये बात कही कि मैंने कहा सिर्फ राहुल जी, मैं 2 बातों के लिए आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस ओबीसी की जो जमात है उसमें जागृति लाने का काम किया, और उसके साथ साथ एक और बड़ा काम कर दिया कि इनको सबको एक माला में पिरोने का भी काम कर दिया। आज इस मंच पे
अलग अलग धुरी के लोग बैठे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हम ओबीसी लीडर हैं। इनमें से बहुत सारे लोग, जिस समय ये मुहिम शुरू हुई, जिस समय राहुल जी ने ये बात उठानी शुरू की, शायद बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े पोस्टों पे भी उस समय होते थे वो हिचकते थे। वो अपने आप को, जैसे आपने कहा कि आप अपने आप को मानते हैं, आप बिल्कुल मानते हैं, तो वो लोग आज उस मंच पे एक अजीब नज़ारा मैंने ये भी देखने को मिला, जो शायद ओबीसी नहीं थे वो भी अपने आप को ओबीसी क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। तो ये ताकत है राहुल गांधी जी की, ये ताकत है कमिटमेंट की, ये ताकत है कि हमने ठाना है कि भाई सबको बराबरी का हिस्सा मिल सके। कहीं इसका उल्टा प्रभाव पड़ गया तो भाई ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, भूमियार जो अपर कास्ट है वो छिटक गया तो आपसे, या आपको वोट ही नहीं करता पहले से ही? देखिए, मैं तो एक इसका उल्टा मानता हूँ। आपको याद होगा एक समय था कि कांग्रेस के पास एक वोट बैंक होता था, जिसमें एससी होता था, खास तौर पे ओबीसी होता था, माइनॉरिटी होता था। वो धीरे 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 धीरे, बल्कि ब्राह्मण भी थे। हाँ, बड़ा तबका ब्राह्मणों कितने का मुख्यमंत्री ब्राह्मण, बहुत बड़ा तबका होता था। तो धीरे 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 हमने उनको लूज कर दिया, क्योंकि किसी के रीजनल एस्पिरेशंस थे, किसी के जातिवादी में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो गए। मैं तो कहता हूँ कि आज हमारी जो अगली लीडरशिप है वो इसके लिए राहुल जी को धन्यवाद करेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं जिसके तहत ओबीसी को इकट्ठा करके एक वोट बैंक उस अगड़ी जाति वाला लड़ेगा तो उसको एक बड़ा वोट बैंक फ्री में मिलेगा। अच्छा, आपने पहले महसूस किया होगा, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम कि 99 सीट लाने में कहीं ना कहीं एक जो राहुल जी का, खड़गे जी का संविधान बचाओ अभियान था, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है एक एससी कम्युनिटी में गया, और कहीं ना कहीं उनका पहली बार एक बार रुझान जो है कांग्रेस की तरफ आया। अलायंस को भी फायदा होगा। और खास बिल्कुल, अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं तो पहली बार जो मुलायम सिंह जी के समय में मायावती जी की और इनके अंदर रिफ्ट पैदा हुआ, पहली बार मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा तो समाजवादी पार्टी को हुआ। कि मायावती को पहली बार एससी वोटर्स ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया पहली बार। और जो कास्ट सेंसस का मुद्दा था उसमें ओबीसी वोट भी आया है जी। तो ये हमें समझने की जरूरत है, सिर्फ समझ का फेर है। अगर हम थोड़ा सा ये समझें कि हाँ, हमारा एक वोट बैंक पूरा का पूरा जैसे एससी हमें मिल रहा था, इसी प्रकार से ओबीसी का एक तबका जो भी चुनाव कांग्रेस के बैनर पे लड़ेगा, चाहे उसमें अगड़ा है, चाहे पिछड़ा है, चाहे एससी है, चाहे उसको फायदा मिलेगा, उसको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और इस बात को समझने में थोड़ी देर जरूर हो सकती है, लेकिन लोगों को समझ आएगा। थैंक यू देवेंद्र जी, आपने समय दिया और काफ़ी समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी कहानी देवेंद्र यादव की, छात्र राजनीति से लेके और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष तक की, और क्यों केजरीवाल से समझौता नहीं हो पाया, क्यों उस रैली में राहुल गांधी और पूरी लीडरशिप गए थे। आज इतना ही, नमस्कार।